गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे साथियों। बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। जिस दुनिया पर हम लोग डिपेंडेंट है, दैट इज डिजिटल नेटवर्क, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारी बातें सीखनी पड़ती है। टेक्निकल बातें सीखते सीखते हम लोग सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक ज़माने में हम लोग साहूकार के पास ज़मीन गिरवी रखते थे तो अंगूठा देते थे, अभी मोबाइल आ गया, वापस अंगूठा छाप बन गया। आज हम लोग तकरीबन 11 मिनट बिहाइंड शेड्यूल है। इसकी वजह यह है कि हमको जब कोई भी प्रोग्राम लाइव करना पड़ता है तो हमको बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट का बैंडस्टैंड चैट इकलौता ऐसा एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम आपको मिलाते हैं स्टेज की दुनिया के सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को। ये वो लोग हैं जो 60-70 साल से लाइव शोज़ की दुनिया में आपके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जिनके नामों निशान नहीं रहे, कुछ लोग आज हमारे साथ में, कल कुछ नए लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इनके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं जाता है। तो बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट के बैंडस्टैंड चैट के ज़रिए हम आपको कई लोगों से मिलाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी। नवरात्रि का मौसम था, इसलिए हमने आपको नैतिक नागदा से मिलाया था, और उसके बाद हम चाहते थे कि पार्थिव गोयल को नवरात्रि के संदर्भ में ही मिलाए। लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट बिल्कुल 24 घंटे पहले एक बहुत अहम शो हुआ बम्बई के नेहरू ऑडिटोरियम में, जहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के बहुत मशहूर ऐसे वॉइस ऑफ मुकेश वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारे चैनल के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उन्होंने हमारी बात को एग्री किया। इसलिए आज उनको लेकर हम यहाँ पर मौजूद है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुकेश जी के गानों को स्टेज की दुनिया के ज़रिए सारी दुनिया तक ये आवाज़ पहुंचाई, जिनको बेशुमार प्यार मिला। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम बहुत फ़क्र के साथ में, अभिमान के साथ में दर्ज है, और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही कमाल के साथी, जो बाय क्वालिफिकेशन एंड बाय प्रोफेशन अहमदाबाद के बहुत मशहूर वकील है, एडवोकेट है, लेकिन सारी दुनिया उनको मुकेश जी की आवाज़ के नाम से जानते हैं। Ladies and gentlemen, very happy to introduce to you none other than मुख्तार शाह विद अस। मुख्तार भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर। और देखिए, आज शाम को आपका शो है जी, और वहाँ पर आपको तकरीबन 7:30 बजे तक पहुँचना है। बिल्कुल। लेकिन कल हम साथ में थे नेहरू में जी, और कल हमने देखा लोगों का जो प्यार आपको मिला, दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल। और मैंने एक चांस लिया, बैंडस्टैंड की तरफ से एक रिक्वेस्ट की, एंड इमीडिएटली आपने एक्सेप्ट की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये जो हमारे बीच में जो आज बात होगी, इसमें कोई फॉर्मल बात नहीं होगी कि जी हाँ मुझे ये लगा वो लगा। हम तो वैसे भी फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल कलीग्स हैं। तो आज इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें शुरू करें, आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको फ़ोन किए, आपको मैसेज किए, आपके फेसबुक पे पेज पे उन्होंने कमेंट्स डाले। आप इससे पहले कि हम बातें करें, आप उनसे कुछ कहना चाहते तो ज़रूर कहिएगा, फिर हम हमारी बातें शुरू करेंगे। मैं एक सबसे पहले सभी सुनने वाले दर्शकों को बहुत अपना प्यार भरा नमस्कार कहना चाहता हूँ, सलाम कहना चाहता हूँ। दुनिया भर में अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में लोग इस वक्त शायद देख रहे होंगे और हमें सुन रहे होंगे। तो आप सब लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सब लोगों के बदौलत हूँ। और प्रशांत भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस ख़ास मौके पर आपने मुझे याद किया है, और इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़े हैं आज। मुख्तार भाई, कल एक अलग माहौल था, राज कपूर साहब के गानों का प्रोग्राम था। आज एक अलग माहौल है जहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स के गाने पेश किए जाएंगे। उसमें मुकेश जी के गानों को पेश करने के लिए आप बोरीवली जाएंगे। भूषण कुमार जी बहुत कमाल के ऑर्गेनाइजर, उनका प्रोग्राम है शाम को। मुकेश जी की आवाज़ की पहचान आप बने। ज़रूरी नहीं कि मैं ये नहीं कहूँ कि सिर्फ आप ही मुकेश जी के गाने गाते हो। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत विनम्रता से हम लोग उनका शुक्र, श्रीकांत कुलकर्णी है, गोविंद हमारे मित्र है, ये सब कमाल के लोग हैं, आनंद बहल है, ये सब लोग हैं, और आप भी मुकेश जी के गाने गाते हो। लेकिन फेम वाइज अगर देखा जाए तो आपको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक वकील जिसको, मतलब एक ऐसी कहावत है, खुदा महफूज रखे इन 3 बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनाओं की अदाओं से।
ऐसे वकील को कौन इससे बचना चाहेगा? आपसे प्यार हो गया, वकील और सिंगिंग, ये क्या चक्कर, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ प्रशांत भाई के सिंगिंग वैसे जैसे आमतौर से सिंगर्स का होता है कि कुदरती पहले तो सिंगिंग उनमें होता है। स्कूल में और जब पढ़ते थे तो ऐसे कैजुअली कभी भी फ्री टाइम में क्लास टीचर खड़े कर देते थे कि भाई गाओ, तो वो एक शौक बचपन से ही था गाने का। और गाते गाते फिर कॉलेज के अंदर टैलेंट इवनिंग में गाने लगे, और वो गाते गाते फिर ऐसा हुआ कि वो ऑर्केस्ट्रा वाले जो म्यूजिशियंस आते थे उन्होंने कहा कि भाई आप तो अच्छा गाते हो तो क्यों प्रोग्राम में नहीं आते हो। लेकिन घर से बहुत ऐसी इजाज़त नहीं थी ये सब करने के लिए, तो थोड़ा डरते डरते छुपते छुपते कभी कभी चले जाते थे। अच्छा। और फिर कुछ हालात ऐसे खड़े हुए कि फिर जो मेरा शौक था वो फिर मुझे प्रोफेशन बनाना पड़ा। मतलब जब आप मतलब लॉ सीख रहे थे तब? हाँ, मैं पढ़ाई के साथ? मैं LLB उन दिनों पढ़ रहा था, और तब कुछ हालात हमारे समाज के सोशली और मेरे फैमिली के इस तरह से कुछ अराइज हुए, अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज, यू नो कि लाइफ इज नॉट अ स्मूथ राइड ऑल द टाइम। यस, करेक्ट। सो वो हालात में फिर मुझे जो शौक था कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन। करेक्ट। फिर वो करते हुए बाद के अंदर 2-3 साल हो गए, और फिर उसके बाद मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, देन आई बिकेम अ लॉयर। तो फिर बाद में मैंने वकालत करना भी शुरू किया। 2 साल फिर मैंने म्यूजिक थोड़ा सा साइड में करके फुल टाइम वकालत भी किया। लेकिन वो जो कलाकार का अपना एक आत्मा जो होती है, एक दिल होता है, तो वो हमेशा संगीत की तरफ खींचता था। मुद्दे की बात पूछूं? हाँ। वकालत में ज्यादा इनकम है या सिंगिंग में? अब ये आप तो टैक्स भरते हो, आपको क्या टेंशन है बोलते? ऐसा है कि हर अपना एक प्रोफेशन की अपनी एक नीड्स और डिमांड होती है। अगर मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में आप पैशनेटली और फोकस्ड होकर अगर काम कर रहे हो ईमानदारी से, और थोड़ा सा ऊपर भगवान की कृपा अगर आप पर बन जाए, तो हर प्रोफेशन के अंदर एक आप फॉर्चून बना सकते हो। इक्वल जस्टिस दे सकते हो आप, मतलब अपने प्रोफेशन को और अपने पैशन को दे पा रहे हो, टाइम दे पाते? नहीं, मैंने अभी क्या किया कि बाद में ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत आ रही थी, क्योंकि मेरी जो लीगल प्रैक्टिस थी वो क्रिमिनल साइड थी। और क्रिमिनल साइड जो होती है क्रिमिनल साइड वो होती है कि सारे काम अर्जेंट आते हैं। मतलब कि कोई भी अरेस्ट हुआ कोई, और पुलिस उसको फौरन लेकर दूसरे दिन कोर्ट में आती है FIR होने के बाद, तो ऐसे काम के अंदर वो एडवोकेट का फौरन वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भी सिविल मैटर या मैट्रिमोनियल है तो उसके अंदर तो डेट है, वो हिसाब से आप एडजस्ट उसको कर तारीख पे तारीख। हाँ, लेकिन क्रिमिनल में अगर ये है कि अगर वो आपका जो अक्यूज्ड है उसको पुलिस अरेस्ट करके अगर लेकर आई है और आपने उसको बेल नहीं रखी है, तो वो बेचारा जेल चला जाएगा। मेरे साथ 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि जो मेरे क्लाइंट्स थे वो कोई पकड़ के वो लाए, और वो टेबल पे आए कि भाई हमारे एडवोकेट वो वहाँ पर हैं। तो वो जब मेरी जगह पर आए तो बोले वो तो आज सूरत प्रोग्राम में गए हुए हैं। अच्छा। तो फिर वो थोड़ा सा मसला आता था, तो मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि फिर ये तो इनजस्टिस होगा। सो फिर मैंने धीरे धीरे वकालत का जो काम था वो मैंने थोड़ा कम किया। मेरे अभी कलीग्स हैं, 2 जूनियर हैं, वो लोग सारा मेरा काम देखते हैं, और मैं फुल टाइम अपना म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ। क्या बात है। इससे पहले कि आगे बढ़े, बहुत सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन हमें जुड़ चुके हैं। कुछ लोगों के नाम मैं देख रहा हूँ। इम्तियाज़ जी ने कई मैसेज भेजे, महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, भानु जैन जी, गीता मेहता जी। गीता जी ने कहा है हेलो डियर मुख्तार जी, नाइस टू सी यू। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुख्तार भाई के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द शोज़ की दुनिया में आप जब भी फरमाइश करते हैं वो आपके लिए गाना तो गाते ही है, लेकिन आज आप जो जानना चाहते हैं उनको पूछना, वो हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। मुख्तार भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप अहमदाबाद में हो और बम्बई में सबसे ज़्यादा शोज़ आप करते हो। इनफैक्ट बम्बई आपका सेकेंड होम हो गया है, और आप 2 ही जगह पे पाए जाते हो, या बम्बई में या फिर एयरपोर्ट में आउट ऑफ इंडिया जाते हो। आपने कितनी कंट्रीज अब तक कवर की है? 22 से 23 कंट्री हो चुकी। माय गॉड, इतना तो शायद ही कोई बिजनेसमैन भी जाता होगा, 2-3 कंट्रीज में उसका बिजनेस होता है। 22-23 कंट्रीज में ये प्रशांत भाई, हम लोगों के साथ जो कलाकार हैं उनके साथ एक सबसे अच्छी बात ही ये है, मैं समझता हूँ कि
आम लोगों को ऐसा होता है कि अब्रॉड जाना होता है तो टूर करने के लिए, फैमिली के साथ घूमने के लिए वो लोगों को इतना प्लान करना पड़ता है, फाइनेंस ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, छुट्टी लेना पड़ता है, काम को शेड्यूल करना पड़ता है। हमारे साथ ये ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि हम अपने काम के ज़रिए इतना सारा जगह जाते हैं और उसमें भी हमारे पैसे का कोई खर्च नहीं होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमको जो ऑर्गेनाइजर बुलाते हैं वो हमको पेमेंट भी करते हैं, इतना और उसके साथ लोगों का प्यार भी इतना मिलता है। अच्छा, ये तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अच्छी बात है जो हम लोग एंजॉय करते हैं एज एन आर्टिस्ट। कुछ डॉक्टर लोग, कुछ इंजीनियर लोग मुझे बोलते हैं यार हम लोगों ने डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, हम लोग बहुत मुश्किल से उधर सिंगापुर गए, हांगकॉन्ग गए, आप लोग तो आपका पासपोर्ट भरा हुआ रहता है। एज एन आर्टिस्ट हमको ये एडवांटेज मिलता है, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू नो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे कम इंडियन लाइव शोज होते हैं, ऐसे देश में आप गए? मेरे ख्याल से मैं साउथ अमेरिका में एक सूरीनाम देश है, सूरीनाम, राइट, वहाँ पर मैं गया था। और एक वेस्ट इंडीज़ भी कह सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और सूरीनाम वहाँ एक तो लोग हिंदी बोलते नहीं है, इंग्लिश बात करते हैं या उनकी रीजनल लैंग्वेज, लेकिन अच्छा। हिंदी गाने बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, बहुत, मतलब आपस में बात करेंगे उसमें हिंदी का कोई संबंध नहीं है, हाँ, लेकिन हिंदी गाने एंजॉय करते हैं, हिंदी गाने बहुत वंडरफुल। वहाँ पर के गानों की चॉइस, मुकेश जी के गानों की फरमाइश आपको आती होगी, हाँ, और यहाँ पर की फरमाइश में बहुत ज्यादा फर्क है। काफ़ी, यस आई कैन से 50% फर्क है। मतलब वहाँ पर ज्यादा पॉपुलर गाने पूछते हैं, ज्यादा ऑड गाने पूछते हैं? ज़्यादा ऑड गाने, ऑड गाने। कोई ऐसा ऑड गाना जो आप इधर कभी स्टेज पे गाते नहीं, जो वहां पर पूछा जाता है? एक फिल्म आई थी प्रशांत भाई, वेस्ट इंडीज में ही बनी थी, फिल्म का नाम था द राइट एंड द रॉन्ग। ये एक इंग्लिश मूवी थी, यूट्यूब के अंदर भी अगर आप डालोगे द राइट एंड द रॉन्ग, मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में। ये फिल्म में पूरी फिल्म इंग्लिश में है, बीच में मुकेश जी का हिंदी गाना है, और बहुत ही रोमांटिक और बहुत पॉपुलर, बहुत खूबसूरत। इंडिया में भी पॉपुलर है? यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 लाइन जरा प्लीज उसकी। उसमें आगे एक एडलिब है, शाम ढली और निकले हैं तारे, आ जा रे चांद आ जा नदिया किनारे, तुझ बिन अकेले जी ना सकेंगे, रो रो मरेंगे नैन हमारे। ये एक स्लो पार्ट है। गाना जो शुरू होता है, जो 2 लाइनें हैं, ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए, ओ मेरे हमराही। क्या बात है, लोगों की जो फरमाइशें आ रही है। अच्छा, एक गीत मेरे लिए सरस श्रीवास्तव जी के एक गीत मेरे लिए प्लीज गा दीजिए। ऑलरेडी उन्होंने गाना गाया है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पहला गाना उन्होंने ऐसा गाया है जो इस इंडस्ट्री में मुझे 20 साल के मैंने कभी नहीं सुना था। अब मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी मेरा नॉलेज कितना है। लेकिन अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको पहली बार कब महसूस हुआ कि यू कैन सिंग? मतलब बचपन में आपने स्कूल में गाया था? जी, स्कूल में गाता था, जैसा मैंने बताया कि शौक था, फ्री टाइम में गाया करता था। छोटा था जब स्कूल में पढ़ रहा था तब कभी कभी फिल्म आई थी। अच्छा। और उस फिल्म में जो गाना था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। द वे अमिताभ जी फिल्म में जैसे गा रहे हैं, कागज़ लेकर माइक पर खड़े होकर, सामने सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैं भी अपने आप को एक थोड़ा सा ऐसा ही फील करता था और वैसे गाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे दोस्त जो थे, तो उन दिनों उस गाने की वजह से मुझे मुख्तार के बदले कभी कभी मुकेश मुकेश बुलाया करते थे। उस तरह से मेरा ज़्यादा ध्यान मुकेश जी के गीतों की तरफ गया, और ऑफ कोर्स उनकी आवाज़ वो कुदरती तौर से इतनी अच्छी लगती थी, और उसके बाद और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, और मैं मुकेश जी के ही गाने गाने लगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, श्वेता जी लालधारी, ये हॉलैंड में इस वक्त,
अच्छा। और आपको हेलो कह हेलो बोल दीजिए, हेलो। बड़े खुश हो जाएंगे। मैं जी 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 शीतल नो जी, आपको- रिस्पॉन्स फ्रॉम मुख्तार जी, ये बहुत गलत बात है। आपके फैन हॉलैंड में आपका इंतजार कर रहे हो और आप उनको हाय नहीं बोल रहे हो, वेरी रॉन्ग। मैं अभी हॉलैंड था अपने शोज करने की हॉलैंड में अभी था, प्रोग्राम करने के लिए गया हुआ था। लास्ट 22-23 तारीख को ही मेरे प्रोग्राम थे वहाँ पे सितंबर में। तो हॉलैंड भी एक बहुत प्यारी जगह है, बहुत लोग प्यार करते हैं और मुकेश जी की लाइकिंग बहुत ज़्यादा लोगों में वहाँ पर है, वो मैंने देखा। और इस वक्त जो हॉलैंड से लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार एंड हेलो। मैं थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसलिए शायद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो उसको आप माइंड ना करें। लेकिन आप लोगों का प्यार, आपकी दुआएं और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ तक पहुँचता रहता है। उसके अलावा भी जो लोग इस वक्त नेटवर्किंग से हमारे साथ जुड़े हुए लाइव में देख रहा हूँ, सबको हेलो, नमस्कार, सलाम। एक बहुत इंटरेस्टिंग, निर्मला शाह हमारे साथ में, सोनल कोठारी भी हमारे साथ में, स्नेहल रावल हमारे साथ में। निर्मला जी ने पूछा है कि प्लीज वी वुड लव टू हियर, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। ये तो अभी हॉलैंड वाले ने भी कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने मैसेज भेजे, आपने उनकी तरफ देखा नहीं, फिर मैंने आपको टोका तो उनको तुम अगर मुझको न चाहो कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हें नहीं चाहूँ ये मेरे हाथ में नहीं, ऐसा कुछ है। 2 लाइन जरा उनके लिए गा दीजिए, ये स्नेहल निर्मला जी की के लिए ये गाना है। जी जी ये लीजिए। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मेलबोर्न से एक साथी जुड़ चुके हैं और मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वो स्क्रॉल हो गया क्योंकि डबल स्क्रीन देख रही है मुझे, इसलिए वो कमेंट नहीं पढ़ पाया। लेकिन मेलबोर्न से हमारे साथ में, लंदन से गीता मेहता जी इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। प्रियदर्शिनी शाह जी, आप जहां कहीं भी, मैं जीवन भर आपसे प्यार करूंगा क्योंकि आपने मेरे लिए कमेंट डाला है, प्रशांत जी यू लुक हैंडसम। मैं आज रात भर सो नहीं पाऊंगा खुशी के मारे। अप्रिसिएशन इज द पावर एंड इंस्पिरेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। जब आपने पहली बार प्रोफेशनली गाना गाया तो आपको शायद लाखों रुपए मिले होंगे। नहीं नहीं नहीं, कितने मिले थे और कहाँ मिले थे और पहला गाना कौन सा था? पहला गाना कौन सा था? मैंने पहला गाना जब गाया था दैट वाज लॉन्ग बैक इन 85 में 21 कहाँ? 21 जनवरी हम अहमदाबाद के अंदर एक हमारा ऑडिटोरियम है, अभी तो बंद हो गया है, प्रेमा भाई हॉल उसका नाम है। ओके। वहाँ पर गाया था और उन दिनों का एक बहुत ही मशहूर ग्रुप हुआ करता था, बाबरा एंड पार्टी। बाबरा जी नहीं, अच्छा। बाबरा जी नहीं, बाबरा बाबरा। पार्टी, वो फीमेल वॉइस में गाया करते थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और उन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज पर आने का। पहला गाना मैंने गाया था सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। हाँ, क्या बात। और वो मुझे एक ही गाना उसमें मिला था गाने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल एक बिगिनर था। आपके जिंदगी का सुहाना सफर शुरू हुआ। सुहाना सफ़र शुरू हुआ और तब उस प्रोग्राम में या उन दिनों मुझे 50 रुपये मिला करते थे। बस 50 रुपये। 50 रुपये उन दिनों प्रशांत भाई, 50 रुपये भी काफ़ी तो हुआ करते थे। करेक्ट, सही बात है। हमारे साथ में एक स्नेहल रावल जी है जो मेलबोर्न से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी आपको हाय बोला है। स्नेहल बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे जानता हूँ। मैं मेलबर्न जब शो करने गया था तो स्नेहल ने काफ़ी वक्त मुझे दिया और पूरा दिन मुझे उसने मेलबर्न घुमाया है और वो मुझे बहुत लाइक करता है, बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इस माध्यम से उसे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुख्तार भाई, मेरे को अब मुझे आपसे बहुत जेलसी हो रही है, पूछो क्यों? क्यों? हम लोग बोलते हैं हमारे दादर में पहचान है, पार्ला में पहचान है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं अरे मेलबर्न में मेरा ये दोस्त है, लंदन में ये दोस्त है, लेकिन ये सारा प्यार लोगों का है। ये और अब बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एज ए सिंगर मुकेश जी की आवाज़ को बहुत सारे लोग गाते हैं जी। क्या ऐसा लगता है आपको कि आपके पास ऐसा क्या खास था, मतलब है, जिस वजह से आपको इतना प्यार मिला? मतलब आप भी मुकेश का गाना गाते हो, जी जी, बाकी लोग भी गाते हैं, उनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्या ऐसी बातों का ऐसा आपको लगता है? क्योंकि लोगों को क्या लगता है वो लोगों से पूछना पड़ेगा। ये अब प्रशांत भाई, इसका शायद जवाब तो मेरे ख्याल से लोग ही बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस होता है वो किस नज़रिए से आर्टिस्ट को जज करता है
ये बात सच है कि मेरे जो दूसरे साथी हैं जो मुकेश जी के गाने गाते हैं, उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा मुझे लोगों ने प्यार दिया है, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन लोगों को क्या अच्छा लगता है वो शायद इसका जवाब तो लोग ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों के लिए परमात्मा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अपने पेरेंट्स का बहुत ही आभारी हूँ, और ऑफ कोर्स ये जो देखने वाले लोग हैं, हमको जो देखने वो है तो हम लोग हैं। यस, उनका अच्छा, ये बात बताइए कि आपके घर से तो विरोध था आपको गाना गाने के लिए, माँ का थोड़ा सपोर्ट था, पिताजी का विरोध था। अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो और आज पूरी दुनिया आप घूमते हो, तो अब उनकी रिएक्शन क्या है, घर वालों की, बच्चों की, वाइफ की, पेरेंट्स की? पेरेंट्स तो अनफॉर्चुनेटली मेरे अब इस दुनिया में नहीं है, दे पास्ड अवे लॉन्ग बैक। लेकिन हाँ, यस, मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, वाइफ है। उन लोगों को ऑफ कोर्स ये सब कुछ बहुत अच्छा देखकर लगता है कि मैं इतने सारे शोज़ करता हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, इतना बाहर जाता हूँ, लोग इतना सम्मान देते हैं, और जो इज्जत है, जो स्टेटस है, उसके लिए ऑफ कोर्स ऑडियंस में सर, फैन में से एक जालिम सवाल आर्टिस्ट को पूछा जाता है जब हम फेसबुक पे अपडेट डालते हैं कि हम लोग जा रहे, यूएस जा रहे हैं या फिर हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं, तो हमारे जो नॉन म्यूजिकल इंडस्ट्री से जो नहीं है, इस इंडस्ट्री के नहीं है, वो लोग एक होते हैं, अच्छा तो आज सिंगापुर जा रहे हो फैमिली के साथ? तो हम लोग बोलते नहीं, फैमिली के साथ के लिए, शो के लिए। तो बोलते हैं अरे यार फैमिली को लेके जाना चाहिए यार, बड़ा टेंशन हो जाता है। एक तो हमारा नंबर मुश्किल से लगा हुआ है, उसके अंदर फैमिली को लेके जाए, जो कमाना उससे ज्यादा खर्चा करके आएंगे। सही बात। तो लेकिन आपके बच्चे आपको ये पूछते हैं क्या, पापा आप इतनी जगह पे जाते हो, हमको क्यों नहीं ले जाते? हाँ, ये सच बात है, बच्चों को थोड़ा सा ऐसा शायद होता होगा, मुझे वैसे बच्चों ने कभी कहा नहीं, शायद आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि उन लोगों को भी जहाँ जितना हो सके उतना वक्त दूं, और चाहे इंडिया में या इंडिया से बाहर उन लोगों को भी लेकर साथ में घूमने के लिए मैं जाता हूँ कभी कभी, लेकिन डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे शेयर कभी नहीं करता, इसलिए लोगों को शायद नहीं पता चलता। हाँ ठीक है, अपना हर एक का अपना चॉइस होता है कि हमारी पर्सनल बातें हम कितनी शेयर करें वो। लेकिन अभी ये जो हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, सरस श्रीवास्तव जी, गीता मेहता जी, यस पढ़ने दीजिए भैया, हाँ, यस, वी लव हिम बिकॉज वेरी गुड सिंगर, प्लीज प्लस लवली वॉइस, और फैमिली, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है उन्होंने लेकिन अच्छा लिखा है। यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट पर्सन, बहुत सारी बातें लिखी है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अहमदाबाद में अपने करियर की शुरुआत में ज़्यादा समय एज ए सिंगर आपने बिताया, और उसके बाद बम्बई में एक बार जो आप आ गए, उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यूस चलता रहा। जी। तो अहमदाबाद में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बिजनेस ज़्यादा बेटर है या बम्बई में ज़्यादा है? ऑडियंस का भी डिफरेंस बताइए। जी, ऑफ कोर्स प्रशांत भाई, बम्बई बहुत बड़ा है, अहमदाबाद से शायद 4 टाइम्स बिगर है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइज़र बहुत सारे हैं, क्योंकि इतना कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे शोज़ के नंबर ऑफ शोज़ बहुत सारे होते हैं। और अहमदाबाद कंपैरेटिवली मुंबई छोटा शहर है, अराउंड 6 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है अहमदाबाद की, तो वहाँ पे तो जो 2-3 ऑडिटोरियम हैं, वहीं पर प्रोग्राम करो तो पूरा सिटी वहीं पर आ जाता है। बम्बई के अंदर एरिया वाइज सब कुछ डिवाइडेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा शोज़ होते हैं। और लोगों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि बम्बई हो या अहमदाबाद, जो संगीत के चाहने वाले हैं वो प्रोग्राम में आते हैं और वो फुल्ली इंजॉय करते हैं, चाहे वो अहमदाबाद है चाहे वो बम्बई है, दोनों जगह लोग फुल इंजॉय करते हैं। एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में मुख्तार भाई को तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जानते हैं। मिस्टर वसीम हमारे साथ में, आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो, आपने कोई डिजाइनर रखा है? डिजाइनर रखा है? नहीं, मेरा कपड़ा जो है वो ऐसे शौक है मुझे बचपन से, ये भी इन चीज़ों का भी, और मैं खुद ही अपना, मैं मुख्तार भाई को इस बात के लिए भी मानता हूँ कि जब शो चलता रहता है, नेहरू एनसीपीए में जब शो होते हैं, तो मैं अपना एक कॉस्ट्यूम अपना रेडी रखता हूँ, वो पहन के पूरा शो कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही 3-4 गाने का गैप होता है, मुख्तार शाह इज मिसिंग, गायब है वो, और जब उनका गाना आता है तो वापस प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अब की बार नए कॉस्ट्यूम, नए डिजाइनर कपड़े, ये मतलब उससे मालूम पड़ता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना मजा आता है। मुझे बहुत शौक है कपड़ों का भी। और YouTube में तो आपके इतने वीडियोस है, आप अपना चैनल क्यों नहीं शुरू करते?
नहीं, मैंने प्रशांत भाई एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग के थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया में मेरा थोड़ा नॉलेज बहुत कम है और सबको ये भी व्हाट्सअप और उस पर तो मैं होता हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है बहुत एक्टिवली। उसको अभी मैं ऑपरेट शायद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पास अभी कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जो उसको सब कुछ मैनेज कर सके। मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी होती है, लेकिन मेरा चैनल है और मैं इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि मेरा मुख्तार शाह नाम से ही चैनल है, मेरा फ़ोटो है उसमें, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट होगा उसमें और ज़्यादा गाने। 100% आज जो ये लाइव देख रहे हैं इन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली जुड़ने के लिए आपको मुख्तार भाई के चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक हमारे आशा रानी जी है, उन्होंने कहा फॉरेन से जरा हटकर मुंबई की तरफ भी ध्यान दे। मुख्तार जी क्या कर रहे हैं आप? मैं इतना तो ध्यान दे रहा हूँ, जहाँ जितने शोज होते हैं वो सारे शोज प्रशांत भाई करता हूँ, बम्बई के भी। कभी कभी तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे साथ में बैठा हुआ साथी एक सिंगर है, मेरा कलीग है, बट एट द सेम टाइम वो वकील भी है। तो कभी कोर्ट में ऐसा हुआ है कि आपके क्लाइंट को लेकर आप कोर्ट पे गए, सामने जज बैठे और आपने कहा मिलॉर्ड ये मेरे क्लाइंट, क्या बोलते हैं क्लाइंट को, क्या बोलते हैं इसमें, मुवक्किल, हाँ यस, मेरे मुवक्किल का ये दावा है कि ये इस इंसान ने जो सामने खड़े इन्होंने इनको धोखा दिया है, और सामने वाला बोले मुख्तार भाई मैं आपका फैन हूँ, आपका हर शो देखता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं, भी क्या होता है कि कोर्ट रूम में तो एक सर्टेन डिसिप्लिन उसकी मेंटेन करनी पड़ती है। कभी शायद उनके चेहरे से या आंखों से देख के ये वो मैसेज शायद वो लोग पास करते हैं, और फिर तो ये सारी बातें तो कोर्ट रूम के बाहर ही हो सकती हैं, कोर्ट में तो नहीं हो सकती। राजेश पटेल जी इस वक्त हमारे साथ में है, जो कह रहे वेरी हैप्पी टू सी टू वेरी लवेबल पर्सन, मुख्तार भाई एंड प्रशांत भाई। ये जब भी आपके साथ में मेरा नाम जोड़ा मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ 7/12 उतारा में मेरा भी नाम आ जाए। लेकिन मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ कि अब देखो हर एज ग्रुप की अपनी गाने की अपनी चॉइस होती है। जी जी, जो यंगस्टर्स है वो नए गाने को पसंद करते हैं, लेकिन जो रियलिटी शो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे वो भी पुराने गाने गाते हैं। तो आपने जब शुरुआत की तो आपको आपने तो आपका पहला गाना ही मुकेश जी का गाना था? पहले गाना मुकेश जी का था। आपको पहले से पता था कि मुझे मुकेश जी के ही गाने गाने? नहीं, पता नहीं था, लेकिन वो एक कुदरती था कि मुझे वही गाना अच्छा लगा जो मुकेश जी का गाना। तो आज तक आपने मुकेश जी के अलावा किसी के गाने नहीं गाए? नहीं, मैंने शुरुआत में तो जब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड था, मैं शुरू में जो प्रोग्राम करता थोड़ा कंपेयरिंग भी करता था, आपकी तरह नहीं करता था, ऐसे ही बेसिक थोड़ा सा करता था। तो वो उन दिनों तो सब कुछ गाता था, और ये अब्रॉड वगैरह शोज़ करने जाता था तो वहाँ क्लब वगैरह में काफ़ी शोज़ होते थे, तो उसमें तो थोड़े नए गाने वगैरह सभी गाने पढ़ते थे, तो सब कुछ गाता था। लेकिन फिर बाद में मैंने ऐसा सोचा कि अगर इंडिया में एक जगह पर एक दिन इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं किसी जगह पर एक मेरे एडवोकेट फ्रेंड के साथ गया, और उसने सामने एक ऑफिसर बैठा था, उसको कहा कि आप इनको पहचानते हो मुख्तार शाह को? तो उसने कहा कि नहीं पहचानता हूँ। उसने कहा कि अरे ये तो बहुत फेमस है, ये तो अब्रॉड वगैरह काफ़ी शोज़ करते हैं। वो बोले कि भाई मैंने तो कभी आपका नाम नहीं सुना। तो मुझे थोड़ा दिल में ऐसा हुआ कि यार इतना सारा मैं अब्रॉड जाता हूँ, लोग इतना जानते हैं, और अहमदाबाद में कोई जानता नहीं है। तो फिर अपने नाम से मैंने सोचा कि अभी मैं अपना नाम से शोज़ शुरू करूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पर करने के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दूसरे गाने सब वो गाने एंकरिंग करना ये वो सब बंद किया, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग ओनली मुकेश जी। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मुख्तार भाई एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे सिंगर है जिनके नाम से एक फ़ैन क्लब है, और आपके शो में एक बार एज एन एंकर मैं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि इस वक्त आपके फ़ैन क्लब के लोग लाइव है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। एक और नाम आया है छाया चौधरी जी, जो आपसे कहती है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ये गाना हमको सुनाइए आप। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इनका एक फैन क्लब है, और आप कितने शोज करते हैं महीने में या 3 महीने में? नहीं, हमारा जो मुकेश फैंस क्लब एक चलता है, वो अहमदाबाद में एक मेंबर्स का ग्रुप है, तो उसमें हम लोग साल भर में 6 प्रोग्राम करते हैं। साल भर में 6 प्रोग्राम करते हैं, और एक प्रोग्राम में मैं 2 साल पहले गया था, और मैंने देखा है कि जिस दिन प्रोग्राम होता है उसके एक दिन पहले काउंटर पर टिकट रखे जाते हैं, एंड इन ओनली 90 मिनट्स सारा टिकट्स
सोल्ड आउट हो जाता है और शो हाउसफुल हो जाता है। जी। इतना प्यार आपको मिला है, ना आपको पेपर में ज़्यादा बोलना पड़ा, ना ऐड डालनी पड़ी। ये कैसा कमाल का काम कर दिया आपने। ये वो अहमदाबाद की इस फैन क्लब, मुकेश फैन क्लब के बारे में वो क्या क्या कितने साल से चल रहा है, कैसा चल रहा ये मुकेश फैंस क्लब को हमारा 6 साल अभी चल रहा है। इसकी हमने ओपनिंग जो है वो 6 साल पहले नितिन मुकेश जी के हाथों करवाई थी। अरे मुकेश वाह, जी के क्या बेटे बात के है। जरिए वो इत्तेफाक से उन दिनों वो अहमदाबाद में एक शो करने के लिए आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा मुकेश फैंस क्लब शुरू हो रहा है तो आप उसका ओपनिंग कर दीजिए, और ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। तो उनके ज़रिए हमने ओपन किया था। 6 साल हो चुके हैं। हर 2 महीने पे हम उसका एक शो करते हैं। मेंबर्स का हमारा वो ग्रुप है, और उसमें वैसे ऑफ कोर्स दूसरे सिंगर्स के भी गाने हम रखते हैं, लेकिन मुकेश जी उसमें उनका मेन रोल उनके गानों का क्या होता है। बात है। जयंत गाला जी लिख रहे, मुख्तार जी आप अपना एल्बम क्यों नहीं निकालते, सोल ऑफ मुकेश जी की इसका नाम ऐसे रखिए। देखिए जयंत गाला जी को मैं पर्सनली मिलूंगा तो शायद जानता हूँ, लेकिन इनको मैंने कई बार देखा है कमेंट करते हुए। तो सोल ऑफ मुकेश जी ऐसा एल्बम आप निकालिए, ऐसा वो कह रहे। आप कितने खुशनसीब हो कि आप लाइव आए हो, आपको फाइनेंसर भी मिल गया है। जयंत भाई ने इतना प्यार से कहा है तो हम उनसे, जयंत भाई कमेंट कीजिए आप अगर हमारे साथ में तो डेफिनेट। अच्छा, वो जो मोहतरमा जिन्होंने फरमाइश लिखा है, वो जो तुमको हो पसंद, उसकी 2 लाइन हो जाए, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का समय और है जी। और वो सारी बातें करेंगे हम, हाँ। लेकिन 2 लाइन उनके लिए हो जाए तो मजा आ जाएगा। ज़रूर ज़रूर। ये सभी अपने मेरे इस वक्त जो सुन रहे हैं वो सभी फैंस के लिए ये 2 लाइनें हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सैयद जी हमारे साथ में बोलते रहे कि कभी हैदराबाद की तरफ भी आइए। हैदराबाद में आप बहुत रेगुलरली जाते होंगे? मैं नहीं, एक ही शो मेरा अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद ज़्यादा जाना नहीं हुआ है। एक मर्तबा गया था, किसी क्लब का शो था, लेकिन आप जब भी बुलाएंगे हैदराबाद के लोग तब ज़रूर हम वहाँ पर आएंगे। वंडरफुल, क्या बात है। बहुत देखिए प्रियदर्शिनी जी हमारे साथ में, हेमा सावला जी हमारे साथ में, ग्रेट सिंगर, हम्बल ह्यूमन बीइंग, इम्तियाज जी हमारे साथ में है। मुख्तार भाई की मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, वकील की रहनी भी चाहिए। और कभी फेसबुक और बुक और पेपर लेके गाना नहीं गाते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी उन्होंने नोटिस की है। क्या कोई नया सिंगर, मतलब जिसकी उम्र अभी 18, 19, 20 साल है, क्या आज वो मुकेश जी के गानों के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि ये गाने बहुत खूबसूरत हैं, सुनने वाला ऑडियंस इतना सारा है और लोग म्यूज़िक को सच में एंजॉय करते हैं। तो मुकेश जी के गाने या पुराने गाने जो भी हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को गाया जाए तो भी इस तरह से भी कोई कैरियर स्टार्ट कर सकता है यंग बॉय, डेफिनेटली। और अच्छा भी लगेगा कि एक आज के ज़माने के बच्चे बिल्कुल। मुकेश जी के गाने, मुकेश जी के बेटे के साथ में आपने फैन क्लब की शुरुआत की थी जी। नितिन मुकेश जी, उसमें उन्होंने भी गाया होगा, आपने भी गाया होगा। जी, वो उनका एक प्रोग्राम था नितिन मुकेश जी का, वहाँ सिर्फ हमने ओपनिंग करवाई थी क्लब। अच्छा जी। उन्होंने आपको सुना है कई बार? अब उन्होंने पता नहीं, मुझे ऐसे आमने सामने? लाइव कभी नहीं हुआ है, शायद यूट्यूब वगैरह में बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब में आपके गाने सुने हैं। अच्छा, कभी आप और वो दोनों गाने को सामने आ जाएंगे तो कंपैरिजन होगी, लेकिन नहीं, वो तो वो है, बड़े लोग हैं, वो बहुत वो बड़े respectable आर्टिस्ट है। हैं, बहुत बड़े मुकेश जी के कलाकार हैं। घर आप कभी गए बम्बई? मेरा जाना नहीं हो सका, मैं बहुत जाना चाहता हूँ। 1-2 मरतबा मैंने कोशिश की, पर क्यों नहीं जा पा रहे आप? आपकी पहचान नहीं निकल रही? तो मैं आज इस लाइव के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मुख्तार भाई को मुकेश जी के घर में ले जाइए, उनसे मिलाइए। नहीं, मैं जाऊंगा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि 1-2 मरतबा कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि चलने के लिए, तो या शायद मैं किसी और काम में बिजी रहा, कभी मैं फ्री रहा हूँ, तो नितिन मुकेश अब्रॉड टूर पे रहे, ऐसा कुछ हुआ है। मैं नितिन मुकेश जी के साथ कभी कभी मैसेज के थ्रू बात भी करता हूँ अरे उनसे। मतलब कांटेक्ट में है आप? और कई मरतबा वो मुझे मिलते हैं, जनरली एयरपोर्ट पे मुलाकात ज़्यादा हो जाती है उनके साथ।
और उनके छोटे भाई जो हैं मोहनीश जी, उनका भी रिसेंटली कुछ महीनों पहले देहांत हुआ है। मुकेश जी के जो दूसरे बेटे हैं, उनसे भी मैं काफ़ी मर्तबा बात करता था, वो पूना में रहते थे मोहनीश। देखिए ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि अब वार्म अप राउंड शुरू हुआ है जी। और अब बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन आपका कमिटमेंट हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये पहली बार बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट में ऐसा होगा कि इंटरव्यू हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में कंक्लूड करेंगे, लेकिन पार्ट 2 हमको करना पड़ेगा। आप रहते हो अहमदाबाद में, हम रहते हैं यहाँ पर, तो कभी भी आप बम्बई में आए और आप 1 महीना पहले अगर हमको बता दे तो हम, क्योंकि देखिए ये निवेदिता जी और श्रीवास्तव जी, खराड़ी जी, इतने सारे लोग इस वक्त लाइव है, इतने, फाल्गुनी देसाई जी, माय बेस्ट विशेस टू यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, इतने सारे आ रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शुरू होते होते कहानी यहाँ पर रुक दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस इंटरव्यू को हम लोग यही कह सकते हैं, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। अब पार्ट 2 मुख्तार भाई के साथ में हमको करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने जो कमाल किया जी, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कितने देर तक आपने गाया, कितने गाने गाए, ये कहाँ हुआ और ये कैसे कमाल? जी, ये हेमंत कुमार महाले जी हैं, यहाँ के आप जानते हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल बड़ा नाम ऑर्गेनाइजर हैं। और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था पूरा इवेंट, और रविंद्र नाट्य गृह में ये किया था हमने, प्रभा देवी। और 24 जनवरी 2015 उस दिन ये इवेंट हुआ था। और दोपहर में 12 बजे से हमने गाना शुरू किया था और रात को 1 बजे तक ये मैंने गाया था, ऑलमोस्ट 13 घंटे। और उसमें 13 घंटे, 13 घंटे और 130 गाने तब गाए थे। और ये वो तब रिकॉर्ड बना था, और वो रिकॉर्ड जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तीनों में ये दर्ज किया गया है। क्या बात है। हम लोगों ने तो सिर्फ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का सुना था, इन आपकी वजह से हमारे जितने भी ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ में लाइव है, इनको ये पता चल रहा है कि कितना कमाल। लेकिन जब वो रिकॉर्ड खत्म हुआ तो आपको बहुत सारी मुबारक, लेकिन आप उसका जवाब देने के गले से आवाज़ निकल रही थी। बहुत नहीं, और वो वही मेरे लिए करिश्मा था। मैं समझता हूँ कि ये लोगों का देखे प्यार है कि मैं 13 घंटे गाने के बाद भी, बहुत लोगों ने नोटिस किया, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दोस्त ऐसे थे जो 12 से 3, उसके 4 शो के टिकट्स अलग अलग बिके थे। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे। तो कई लोग ऐसे थे जो फर्स्ट शो में आए और फिर लास्ट में आए 9 से 12, तो ये देखने के लिए कि भाई इसका एनर्जी कितना है और कितना गा रहे हैं किस तरीके से। तो लेकिन वो दिन मेरा गला समहाउ, मालिक की मेहरबानी इतनी रही कि लास्ट तक मेरी एनर्जी लेवल और मेरा सिंगिंग और थ्रोट सब कुछ बिल्कुल के रहा। एक रैपिड फायर राउंड मैं कर रहा हूँ जी, एक एक फील मैं बोलते जाऊंगा, आपको एक एक लाइन, कोई भी आपके मन का गाना आपको बोलना है कि मुकेश जी के गाने के साथ आपकी ज़िंदगी है। और व्हेन यू आर फीलिंग सैड, कौन सा पहला गाना मुकेश जी का आपके जहन में आता है? ये गाना है फिल्म बेटी का, कभी स्टेज पे लोगों ने सुना नहीं होगा मेरे ज़रिए, लेकिन बहुत मशहूर गाना है। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ओके, वंडरफुल। ये गाना मुझे अब सुनना पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत खुश हो तो कौन सा गाना? ऑफ कोर्स ये गाना है, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। ये तो मैरिड आदमी के लिए गाना है, लेकिन हैप्पी हैप्पी अगेन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, कभी कभी मेरे घर पे। ओके, रोमांटिक। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। अभी जी आप सुन रहे हैं, जैसा ये गाना आपके लिए है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैसेज देने के लिए लोगों को, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वाह, किसी क्या का बात। दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनफॉर्चुनेटली टू रिस्पेक्ट द कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजर, हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन मुख्तार भाई आज आपको ये वादा करना पड़ेगा, ये सारी ऑडियंस के क्वेश्चंस हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ ऑनलाइन तो जुड़े रहेंगे, आपको टाइप करके इनको जवाब देने हैं, लेकिन आपको दोबारा हमारे साथ में आना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम आपके साथ में जुड़ पाए। तो हमारी ये कोशिश कैसे लगी ये आप लोगों को बताएं, लेकिन सबसे पहले वादा करो
वी हैव टू हैव पार्ट 2, बिल्कुल। क्योंकि मुझे खुद को ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि आपके साथ में ये बात अधूरी रह गई। मुझे हाँ शो के लिए जाना है, ये एक थोड़ी सी मजबूरी है। प्रशांत भाई, मेरा आपसे वादा है कि आप जब कभी भी ये अरेंज करेंगे पार्ट 2, मैं इस इंटरव्यू के लिए हाजिर रहूँगा। बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट को मेरी बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं कि ये जो प्रयास इन्होंने शुरू किया है एक स्टेज से जुड़े हुए कलाकारों को लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को उनसे डायरेक्ट सवाल पूछने का, ये बहुत अच्छी एक कोशिश है। और इसके ज़रिए काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे कलाकारों से बहुत नज़दीक से मिलने का मौका मिलेगा। मैं आप सबका जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त निकाल कर आज हमारे साथ आप रहे। मैं साथ ही साथ इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो संगीत के ज़रिए, जो मुकेश जी के गीतों के ज़रिए हमको जो रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है, इसके सही हकदार जो हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने दौर में ये सब कुछ क्रिएट किया। चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, चाहे लिरिसिस्ट रहे, चाहे मुकेश जी सिंगर रहे, चाहे वो कलाकार रहे जिन पर ये गाने पिक्चराइज किए गए, या वो प्रोड्यूसर रहे जिन लोगों ने ये फिल्में बनाई हैं। तो उन सब का हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ उन इतने 50, 60, 70 साल पहले बना दिया है कि आज हम जैसे जो कलाकार हैं वो सिर्फ उसको कॉपी करके हमारा इतना सारा काम चलता है, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इतना एक्सपोजर मिलता है और आप सबका इतना प्यार और दुआएं मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुख्तार जी से मैंने ये प्रॉमिस लिया है कि जितना जल्दी हो सके हम उनको दोबारा पार्ट 2 के लिए बुलाएंगे। आप लोग भी बैंडस्टैंड एंटरटेनमेंट को, इसके पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इन तमाम साथियों के इंटरव्यूज़ ले जाना चाहते हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहे आप। और इस प्रोग्राम को इस वक्त बीच में ही हम लोग रोक रहे हैं क्योंकि हमारी बातें अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं अब चुप रहूँगा, हमारे चैनल के जो डायरेक्टर है वो कभी भी हमको ऑफलाइन ले जाएंगे, लेकिन ये ऑफलाइन जाने का सिलसिला कुछ बहुत कमाल की 2 लाइन के साथ में हो, वो शुरू हो जाएगी और मैं साइलेंट मोड पे चला जाऊंगा। एनी 2 लाइन्स इफ यू वांट टू सिंग, और उसी के साथ हम लोग इनको धन्यवाद और गुड बाय कहेंगे। कलाकारों के लिए सबसे ज़रूरी तो यही गाना होता है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी तक अरे बेशुमार सारे बेशुमार जी, आपको इन सबको अब ऑफलाइन जवाब देते रहना है।